मैं मनीष आपके अपने परिवार एग्जाम उदय में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का पहले से ही वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, लेकिन इसी के सिलसिलेवार आप लोगों को आज हम इतिहास में मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे और इसको आप जानेंगे। कुछ लोगों को जो इतिहास हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें झुका सके ये जवाने में दम नहीं और जवाना हमसे है, हम जवाने से नहीं। तो हमारा इतिहास कैसा है और कैसा था और कैसा आगे भविष्य में रहेगा, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच आज कैसी है, हमारी सोच कल कैसी रहेगी और हमारी सोच कितना आगे बढ़ेगी, यही हमारा इतिहास है। जब यही हमारा इतिहास है, यही सोच है, तो हमारा पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे, हम कैसे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे रहेंगी, यही सब हमारा इतिहास बनेगा। तो हमारे पूर्वज या हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है, ये एक ही सोच है। तो चलिए हम उस सोच या उस विचार को अपने शब्दों में आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम देखते हैं मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण दो भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग होता है अरब आक्रमण और दूसरा भाग तुर्क आक्रमण। पहले भाग में शुरुआत करते हैं हम अरब आक्रमण से। जैसा कि आप देखते हैं, सबसे पहले अरब आक्रमण 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध प्रांत पर राजा दाहिर पर किया जाता है। जब राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम बहुत बुरी तरह पराजित कर देता है। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को बहुत बुरी तरह पराजित कर देता है। जब यह पराजित कर देता है, वहाँ पर अपार धन की हानि करता है। उसके बाद, उसके तुरंत एक साल बाद 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको जीत कर वहाँ की राजधानी अल-मसूरा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद अल-मसूरा को अपनी राजधानी बनाकर वह अपने प्रांत लौट गया। लेकिन अपने प्रांत लौटते लौटते हमारे भारत पर एक ऐसा कर लगा के गया कि जिसको हम आज जजिया कर के नाम से जानते हैं। ये इसकी सोच ही है, जो आज हमारा इतिहास बन के गया है, इसका इतिहास बन के गया है। तो चलिए देखते हैं। तो जजिया कर जब ये लगा के गया तो उसने जजिया कर में उसने 5 प्रकार के या 5 लोगों को छूट दे रखा था। किसको आइए देखते हैं। पहला बच्चे, दूसरा बूढ़े, तीसरा ब्राह्मण, चौथा विकलांग और पांचवा इन्होंने स्त्रियों पर छूट दे रखा था। बच्चे को इसने छूट देने के लिए इसलिए महत्व समझा, इसलिए इसने जरूरी समझा कि बच्चे और बूढ़े कमा नहीं सकते हैं और विकलांग और स्त्रियां भी एक प्रकार से कमाने में अक्षम इसकी सोच में था। लेकिन मेन बिंदु रहा ब्राह्मणों पर, कि ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर क्यों नहीं लगाया। लेकिन ब्राह्मणों पर उस समय देखा जाए तो, इसके सोच का देखा जाए तो ब्राह्मणों पर जजिया कर न लगाने का एक प्रमुख कारण हो सकता है कि उस समय ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा होगा। इसने सोचा होगा अगर हम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा देते हैं तो यहाँ पर शासन करने में शायद हमें दिक्कत आए। तो इसलिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना जरूरी नहीं समझा और इन्हें टैक्स मुक्त किया। लेकिन बाद में तुगलक वंश में एक राजा आता है, फिरोज शाह तुगलक। इसने कहा कि आप पर निर्भर ये नहीं करता है कि हम
टैक्स ब्राह्मणों पर लगाएं या न लगाएं, लेकिन हम ब्राह्मणों पर टैक्स लगाएंगे। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा शासक था जिसने जजिया कर की शुरुआत की, लेकिन फिरोज शाह तुगलक आता है जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर की शुरुआत की। इसके बाद जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया, लेकिन जजिया कर को अकबर आकर समाप्त कर देता है। अकबर आकर समाप्त कर देता है, लेकिन जब अकबर समाप्त कर देता है जजिया कर को, उसके बाद इसके दोबारा औरंगजेब, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका जो रंग था, इसके शर्ट का जो रंग था अर्थात इसकी जो जेब थी वो बिल्कुल खाली थी, और किसी खाली जेब में किसकी आवश्यकता होती है ये आप भली बात जानते हैं। अर्थात इसको जेब अर्थात इसकी जो जेब थी खाली थी, तो इसने सोचा क्यों ना हम इस जजिया कर को दोबारा लगाएं, और यह दोबारा लगाने वाला शासक बन गया। अर्थात जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक औरंगजेब था, लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त करने वाला रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। अर्थात जजिया कर को समाप्त करने वाला अर्थात पूर्णतः समाप्त करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में सिंध प्रांत के दाहिर राजा को पराजित कर 1713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया और अलमसूरा को अपनी राजधानी बनाया। जब यहाँ से जा रहा था तो इसने जजिया कर एक प्रकार का टैक्स लगाया, जिसमें 5 प्रकार के लोगों को इसमें छूट दिया: बूढ़े, बच्चे, ब्राह्मण, विकलांग और स्त्रियां। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इस जजिया कर को फिरोज शाह तुगलक के बाद अकबर ने समाप्त कर दिया, लेकिन बाद में औरंगजेब आता है, इसे पुनः लगाता है, लेकिन बाद में पूर्णतः समाप्त करने वाला जजिया कर मोहम्मद शाह रंगीला होता है। तो अरब आक्रमण में ही हमने देखा और यहीं पर अरब आक्रमण समाप्त होता है। इसके बाद अब देखते हैं तुर्क आक्रमण। क्या देखते हैं? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण भी 2 भागों में विभाजित हुआ है। पहला भाग महमूद गजनवी और दूसरा भाग मोहम्मद गौरी। सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी यह गजनी का रहने वाला था, जो कि कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। यह गजनी का रहने वाला है जो अफगानिस्तान में पड़ता है। वो इसके अब्बा जान अर्थात इसके बाबूजी 986 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करते हैं और गुजरात और राजस्थान को जीत लेते हैं। गुजरात और राजस्थान को जीत लेते हैं। जब जीत कर यहाँ की अपार जनधन हानि कर करके और धन लूट कर वापस जा रहा था और वहाँ से जा रहा था, तो इसने अपने बेटे किसको? अपने बेटे गजनी को यहाँ का शासक बना दिया, अर्थात भारत का गुजरात और राजस्थान का शासक बना दिया। फिर आता है शासनकाल शुरू होता है महमूद गजनवी का। कहा जाता है महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण किया, और इस आक्रमण में इसने भारत के अपार जनधन को लूटकर गजनी अपने देश ले गया। लेकिन इन सब 17 आक्रमणों में इसका एक जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर में कहा जाता है कि इसने इतनी जनधन हानि की, यहाँ से इतना धन लूट कर ले गया जिसपे हम अंदाजा नहीं लगा सकते। 1025 ईस्वी में यह यहाँ पर हमला करके अपना धन ले जा रहा था, तभी
जाटों में इसका विरोध किया, जाटों में संघर्ष हुआ, लेकिन इनसे बच बचा कर यह यहाँ से निकल जाता है और अपना धन जो यहाँ से लूटा था अपने देश गजनी ले गया। लेकिन यह बाद में पुनः आता है, जब यहाँ से गजनी से दोबारा आता है 1027 ईस्वी में, तब इसका युद्ध होता है जाटों से और इसने जाटों को बुरी तरह परास्त कर दिया। जब बुरी तरह परास्त कर दिया तो यहाँ से बुरी तरह परास्त कर दिया और इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर शासन करना नहीं था। यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था। इसने यहाँ पर ये आया, इसलिए यहाँ आया था क्योंकि इसको बहुत जनधन की हानि करनी थी। यहाँ शासन करने का उद्देश्य नहीं था। इसके समय में 3 प्रमुख इतिहासकार आए। कौन कौन से? उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। उत्बी, फिरदौसी और अलबरूनी। फिरदौसी ने की एक प्रमुख बुक है या किताब है शाहनामा, और अलबरूनी की एक प्रमुख किताब है किताबुल हिंद। इन्हें 2 रचनाएं की, एक फिरदौसी शाहनामा और अलबरूनी किताबुल हिंद। इन 3 प्रमुख इतिहासकारों में 2 बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। फिरदौसी जिनकी रचना है शाहनामा, और अलबरूनी और जिनकी रचना है किताबुल हिंद। देखो, याद तो बहुत आसान तरीके से हो जाता है, लेकिन क्या होता है परीक्षा में हम लोग भूल जाते हैं। इसको याद करने का तरीका है, देखो, फिरदौसी, फिर दौड़ी किसके पास? अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत है या हम प्रजा हैं, हमें दिक्कत है, किसके पास दौड़ेंगे? शाह के पास, अर्थात जो वहाँ राजा होगा। अर्थात अब शाह को प्रणाम करते हुए हम वहाँ की अपनी परिस्थिति बताएंगे कि हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। अर्थात फिर दौड़ी किसके पास? शाह के पास। अर्थात फिरदौसी किसकी रचना है? शाहनामा की रचना है। इसी प्रकार देखते हैं अलबरूनी। देखो, आजकल जो बार होता है, अर्थात बाल जो बार होता है, वो पहले हम लोग जब छोटे थे तो अपना जो बस्ता था या बैग था उसको अपने सिर पर रख के जाते थे, अर्थात में बाल पर रख के जाते थे। तभी है जो आज लोगों का बाल झड़ रहा है, याद करो, ठीक है। तो अलबरूनी इस तरह देखिए, अपने अल्प समय में, अर्थात कुछ समय पहले हम लोगों ने अपने जो बाल पर अर्थात सिर पर किताब रखकर ले जाते थे, वही इसीलिए हमारा आज बाल झड़ रहा है। अर्थात अलबरूनी की रचना कौन सा है? किताबुल हिंद। तो महमूद गजनवी यहीं पर समाप्त होता है। अब देखते हैं मोहम्मद गोरी। चलिए मोहम्मद गोरी देखते हैं। मोहम्मद गोरी भी अफगानिस्तान का निवासी था। अफगानिस्तान में एक प्रांत था गौर, वहाँ का यह रहने वाला था। सर्वप्रथम इसने गोमल दर्रा होते हुए जो हिंदुकुश पर्वत पर गोमल दर्रा है, हिंदुकुश पर्वत पर गोमल दर्रा को होते हुए 1175 ईस्वी में भारत में प्रवेश करता है और मुल्तान और कच्छ को जीत लेता है। मुल्तान और कच्छ को जीत लेता है। जीतने के बाद इसने 3 साल बाद अर्थात 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात पर उस समय शासक था भीम द्वितीय से यह बुरी तरह पराजित हो जाता है। भीम द्वितीय से यह बुरी तरह पराजित हो जाता है और पराजित होकर यह अपने गौर वापस चला जाता है। लेकिन जब वहाँ से वापस आता है तो अपना एक प्रकार से सैनिक और अपना फिर से कार्य कुशल करके अपने सैनिकों को मोटिवेशन देकर जब वापस आता है तो ये 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बीच मोहम्मद गोरी और चौहान के बीच, अर्थात पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, जिसमें कहा जाता है कि एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरह पराजित हुआ। बुरी तरह पराजित हुआ। क्यों पराजित हुआ? क्योंकि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान की तरफ से उसका एक साथी था जयचंद, जिसका नाम था जयचंद। तो जयचंद का प्रमुख योगदान था तराइन के प्रथम युद्ध में। तो उसकी मदद से पृथ्वीराज चौहान जब लड़ता है तो मोहम्मद गोरी बुरी तरह परास्त होता है। लेकिन इस बुरी परिस्थिति में वो हार नहीं मानता है, लेकिन वो अपनी सेनाओं को इकट्ठा करता है, मोटिवेशन देता है कि हमें हर हाल में पृथ्वीराज चौहान को हराना है, हमको हरावे का है, बस चाहे जैसे हरावे का है। इस मोटिवेशन से लेकर और जयचंद को अपनी तरफ मिलाता है। इसीलिए कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में विख्यात है कि जयचंद से सावधान रहना चाहिए। तो इसने 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान अकेला पड़ गया। मोहम्मद गोरी के साथ जयचंद युद्ध लड़ता है और इस भीषण युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है और मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर ये अपने देश गौर ले जाता है। और कहा जाता है कि इसकी जो भाला होते इसके भालों से आंखें निकाल लिया था। इसका एक प्रमुख सेनापति था पृथ्वीराज चौहान का। कहा जाता है कि जब ये भाला निकाला जा रहा था तो उसमें एक कहावत थी, इसके हाथों में तीर, एक शब्द वेदी बाण जानता था पृथ्वीराज चौहान। तो जब शब्द वेदी बाण जानता था पृथ्वीराज चौहान तो मोहम्मद गोरी जो था सोचा कि आप प्रयोग करते हैं कि भारत में ऐसा कोई शासक है जो शब्द वेदी बाण जानता हो। तो इसने क्या किया कि बाण इसके हाथों में दे दिया और बोला कि ठीक है, मैं ऊपर से आवाज़ दूंगा और आप बाण चलाइएगा। तो इसका एक सेनापति था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जब उसका सेनापति था तो जब ये बाण दे दिया तो इसने बताया, क्योंकि वो आंखें तो उसका निकलवा लिया था, पट्टी बांध दिया था। तो इसने बताया कि 60 हाथ 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ताके ऊपर सुल्तान हो, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। तो कहा जाता है कि ऐसा बाण मारा कि जाके सीधे उसके पुतले पे लगे। राजा वहाँ बैठा नहीं था, क्योंकि भाई राजा भी राजा होता है, उसका भी अलग सोच है। हमने शुरू में ही बता रखा था कि हमारा इतिहास आज क्या है, कल क्या होगा और भविष्य में क्या था, ये सब हमारी सोच पर है, निर्भर करता है। हमारा यही इतिहास है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जीतता मोहम्मद गोरी जीतता है और किसकी सहायता से? जयचंद की सहायता से। लेकिन यही जयचंद 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी इन पर आक्रमण करता है तो बुरी तरह परास्त होता है और चंदावर के युद्ध में। और इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसा शासक यही था जो युद्ध में पराजित नहीं हुआ। ये बुरी तरह इसको पराजित करके उसी युद्ध में ऐसे मार दिया गया। ये पहला शासक था। कौन? जयचंद। जयचंद एक ऐसा शासक था जो मध्यकालीन इतिहास में युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त होता है। जब यह जयचंद को हराकर अपने देश, अपने प्रांत गौर वापस जा रहा था तो कहा जाता है जो इसकी एक बिटिया थी उसका चक्कर समझो या उसका प्यार समझो, ऐबक, इसके गुलाम ऐबक से हो गया था। जब ऐबक से इसकी बिटिया रानी का ऐबक से जब इसका प्रेम बढ़ गया तो इसने सोचा कि क्यों ना अपनी बिटिया को इससे शादी करवा दिया जाए। जब ऐबक से इसकी बिटिया रानी की शादी हो जाती है तो उसने भारत का एक प्रांत था मुल्तान, ऐबक को मुल्तान दान कर देता है और अपने गुलाम को मुल्तान सौंप कर सीधा अपने गौर देश वापस चला जाता है। और यही अपने गौर वापस चला जाता है और यही ऐबक एक नए वंश अर्थात गुलाम वंश की नींव रखता है। और यही गुलाम वंश आगे चलकर बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न राजा आते हैं और एक गुलाम वंश अर्थात दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है।
ठीक है। गुलाम वंश याद करने की ट्रिक हमने कुछ बनाई है, अर्थात जो गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आते हैं, तुगलक वंश आते हैं, सैयद वंश आते हैं, लोधी वंश आते हैं, इनकी भी एक याद करने की ट्रिक थोड़ा है, देख लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। तो एक अपनी भाषा में हमने इसी ट्रिक बनाया है। देखिए, गुलाब खिले तब सांस ले, ये अवधी भाषा में है भैया, अपने शब्द देहाती भाषा में। गुलाब खिले तो सांस ले, तो गुलाब से हो गया हमारा गुलाम वंश, गुलाम वंश। खिले से क्या हो गया? खिलजी वंश। क्या? खिलजी वंश, खिलजी वंश। तब से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, और ले से लोधी वंश। तो आज हमने मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम आक्रमण को दो भागों में बांटकर पढ़ा। पहला अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा, और तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। और हमने इस मुस्लिम आक्रमण में पढ़ाते वक्त हमने कुछ अपनी भाषा में, अर्थात अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ये अवधी भाषा इसलिए हमने प्रयोग किया है, हमने बीच बीच में कुछ अवधी शब्दों का प्रयोग किया है। प्रयोग इसलिए किया है कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ने जो बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, बेशक हमें जाना है अपने मंजिल तक, लेकिन जहाँ अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसीलिए हमने इस भाषा को, अपनी भाषा को यहाँ प्रयोग किया है कि शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में हमारे यूपी भाइयों को, हमारे अमेठी भाइयों को, या हमारे पूरे देश को एक संदेश जाए कि हमें अपनी भाषा में अपने लोगों को समझाना चाहिए, अपनी बातों को अपनी भाषा में रखना चाहिए। आज जो प्रचलन है कि इंग्लिश का प्रचार प्रसार किया जाए, तो हमें कहेंगे कि अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा हिंदी को, अपने प्रांत की भाषा को प्रचलन किया जाए। इसी के साथ हम आप लोगों को जो प्यार दिया, हमारे एग्जाम उदय चैनल को प्यार दिया, हम ऐसा प्यार बनाए रखें और आपको ऐसा ही वीडियो आगे देते रहेंगे। और ये भाषा पढ़ाने की शैली और मध्यकालीन इतिहास जो हमने आपको पढ़ाया कैसा लगा, और जब भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल एग्जाम उदय को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद।